नमस्कार, सत श्री अकाल। सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मास्टर बाबूलाल लांबा चौधरी न्यूज एजेंसी के स्टूडियो से आपके सामने हूं। आज हमारे स्टूडियो के अंदर एक चिर परिचित चेहरा, हमारे क्षेत्र के युवा आइकन और हमारे नज़दीक लगते हुए डिस्ट्रिक्ट से हैं और आप भी इनसे काफ़ी रूबरू हो चुके होंगे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं शर्मा जी। और मैं इनको पूरा नाम आपको बताना चाहता हूं। मोटिवेशनल स्पीकर श्री सौरभ शर्मा आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनका तहे दिल स्टूडियो में स्वागत करते हैं। सौरभ जी नमस्कार, वेलकम। आज आप चौधरी न्यूज एजेंसी के स्टूडियो के अंदर हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। और आज हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम कोई उद्देश्य लेके चले ही नहीं, क्योंकि उद्देश्य लेकर हमने जिंदगी की जो पूरी साइकिल है उसके बारे में काफी सेंसिटिव हो चुके हैं। अभी पिछले दिनों हमने एक फिल्म देखी थी, इवनिंग ऑफ लाइफ, कि जिंदगी की इवनिंग कैसी हो। मैं सौरभ जी आपसे कुछ एक शेयर करना चाहता हूं कि उन रियल फैक्ट्स के ऊपर आप मेरे को बताएं। 2-3 मेरे पॉइंट्स हैं और आप उनको बेहतर रूप से दर्शकों को बता सकते हैं। क्योंकि मैंने एक बार एक स्टोरी पढ़ी थी कि एक फोटोग्राफर था जिसने अपनी दुकान के सामने एक प्राइस लिस्ट लगाई हुई थी कि 20 रुपीज में जैसे आप एक्चुअल हैं वैसी आपकी फोटो आएगी, 30 रुपीज में जैसा आप चाहते हैं वैसी आपकी फोटो आएगी, एंड 50 रुपीज में कि दुनिया आपको कैसा देखना चाहती है वैसे आएगी। तो जब लास्ट टाइम में जब वो रिटायर हुए, जब उनकी इवनिंग ऑफ द लाइफ आई, तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी में एक चीज लिखी कि मैंने लाइफ के अंदर 50 रुपीज वाली फोटो खींची सारी। तो इसका मतलब उन्होंने मोरली हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कंप्लीट अपनी लाइफ के अंदर यही देखा कि उन्होंने जो फोटो खींची वो आर्टिफिशियलिटी थी, लोग कैसा चाहते हैं आपको देखना, वो फोटो उन्होंने खींची। सेकंड वन के ऊपर हम एक और चीज इसी लॉकडाउन के अंदर हमने सभी ने एहसास किया और आप भी कर रहे होंगे कि व्हाट इज द रियल नीड ऑफ लाइफ, रोटी कपड़ा और मकान। बिल्कुल, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और आज हम सभी, बल्कि हम सभी क्या पूरी पृथ्वी लॉकडाउन में है और एवरीवन सभी रियलाइज कर रहे हैं कि रोटी कपड़ा और एक मकान ऐसा सैनिटाइज जो कि बिल्कुल कंप्लीट रूप से किसी वायरस से प्रभावित न हो और जिसका एटमॉस्फेयर एक इतना अच्छा एटमॉस्फेयर हो। और दुनिया में कहते हैं कि अगर जन्नत है तो वो घर में है, और आज हम उसी घरों के अंदर सभी के सभी लॉकडाउन है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे स्पीकर्स जो टीवी पर्सनैलिटी हैं, फेसबुक लोगों के चेहरे के ऊपर आप छाए हुए हैं, आपके यूट्यूब के ऊपर हम देखते हैं, तो हमें भी काफ़ी समय से हम ये सोच रहे थे कि हमें भी कोई क्षेत्र की ऐसी पर्सनैलिटी मिले, और आपने हमें हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर जो टाइम दिया। थर्ड वन जिस टॉपिक के ऊपर हम आपसे बात करेंगे, लाइट से फास्ट, कि आपकी जिंदगी की स्पीड क्या है। हमने एक थ्योरी पढ़ी थी कि दुनिया के अंदर जो सबसे फास्टेस्ट है वो स्पीड ऑफ लाइट है। लेकिन किसी प्रोफेसर ने ये कहा कि अगर आप लाइट से फास्ट अगर सोचोगे तो आपको अंधेरा दिखेगा। तो इसका मतलब अगर पूरी लाइफ सर्कल के ऊपर अगर देखें, पूरे फेनोमेना लाइफ का सर्कल का देखें, तो ये सारी इन्हीं चीजों के ऊपर है। हम अपने जीवन दिखावे का जी रहे हैं। बिल्कुल। सेकंड वन, हमारी जरूरत है वो आज हमें पता है, सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान से। ह्यूमैनिटी अगर हमारे अंदर +3+1 अगर ह्यूमैनिटी भी साथ है तो पूरी अर्थ के ऊपर किसी भी आदमी को किसी प्रकार का हर्ट नहीं होगा। मोदी जी ने कहा था कि कम से कम आप अपने पड़ोस के लिए एक आदमी के बारे में जरूर सोचें, इस लॉकडाउन के अंदर एक गरीब परिवार के लिए जरूर सोचें। और दिल्ली के एक सोसाइटी के अंदर उन्होंने बड़ा एक अच्छी पहल की थी लॉकडाउन के अंदर कि हर घर से एक व्यक्ति के लिए खाना बना के उन्होंने कलेक्ट किया था, और जो शिविरों के अंदर जो लोग ठहरे हुए थे, जो प्रवासी, जो अदर स्टेट्स के जो हमारे बंधु थे, उनके लिए वो प्रोवाइड कर रहे थे। तो अब हम अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। सौरभ जी, अब आप हमें बताइए कि जिंदगी की जो इवनिंग है, बचपन आपने देखा, हमने देखा, युवा अवस्था में हम हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके अनुसार जैसे आप स्पीच करते हैं, आपने लाइफ के अंदर एक एक्सपीरियंस किया होगा, आपने भी कहीं से मोटिवेशन क्लासेस का जो आप प्रोग्राम लाइव करते हैं, तो आपके कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन भी आई है कि क्यों मैं वो मोटिवेशन क्लास दूसरों के लिए करता हूँ। तो आप कहाँ से मोटिवेट, खुद कहाँ से होते हैं? मैंने एक आपका प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने कहा था कि मोटिवेशन 2 प्रकार से होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो किसी को एक्सटर्नल करने से पहले इंटरनल होना जरूरी है। मैंने एक चीज ये नोट किया आपकी स्पीच से कि आपने एक्सटर्नली स्पीच जब दिया उससे पहले आप प्रिपेयर्ड थे
आपने वो चीज शायद आपका जो लहजा था बोलने का, आपका एक्सप्लेन करने का जो मेथड ऑफ एक्सप्लेन था वो इतना नेचुरल था कि आपने शायद वो सिचुएशन फेस लाइफ के अंदर की है। तो सौरभ जी प्लीज आप बताइए। जी सर, तो जैसे आपने पूछा है ना, आपने बोला कि आपने एक मूवी देखी, हम उसी पॉइंट को एक बार ले लेते हैं। तो आपने कहा कि उस पे एक पोस्टर था जहाँ लिखा हुआ था 20 रुपए की फ़ोटो, 30 की और 50 की, 20 में जैसे आप हैं, 30 में जैसा आप चाहते हैं और 50 रुपए में जैसा दुनिया चाहती है। एंड इट्स रियली फैक्ट कि लास्ट में जब उसने लिखा कि उसको आंसर जो था वो उसने पूरी लाइफ में सिर्फ 50 रुपए की फोटो, है ना। ये अब पता क्या है, मतलब एक दुर्भाग्य की बात है कि लोग दिखावा इतना ज्यादा हो गया है दुनिया में, एक इतना आर्टिफिशियल चीजें बन गई हैं जिससे दुनिया जो देखना चाहती है ना वही दिखा रहे हैं। हमारे बूढ़े बुजुर्ग आदमी जो थे वो कहते थे कि दिखावे से ज्यादा पैर मत फसारो, चद्दर आपकी जितनी है उतना ही पैर पसारो, है ना। तो उससे क्या रहता था कि आप सारी चीजें लिमिट में रहती थी। अब अगर हम दिखावा ज्यादा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उनका भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि 3 चीजें जो है उस पर हमें कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। एक तो गरीब दोस्ती से हमें कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, दूसरा हमें अपने पुराने वस्त्र से कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, और हमारे माता पिता से हमें कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। इसमें एक बहुत अच्छी लाइन है कि आपका अगर कोई गरीब मित्र है, जैसे कृष्णा जी थे, उनका सुदामा मित्र था, है ना। वो कितने गरीब थे, जब वो आए दौड़े दौड़े आए, पैर धोए, है ना, कितना वेलकम था, है ना, वेलकम था। हाँ, अगर वो जब एक भगवान होके अपने गरीब मित्र का इस तरीके से, पहले की जो भी सिचुएशन रही हो, लेकिन उसने कितना रिस्पेक्ट दिया। पुराने कपड़े, अगर आप पुराने कपड़े पहनते हैं उस पर कभी भी शर्म आपको नहीं करनी चाहिए, है ना। वो आपकी सच्चाई दिखाता है, जैसे आपने उस मूवी में दिखाया, कोई भी सच्चाई से वाकिफ नहीं होना चाहता है ना। आज अगर मैं भी हूं या कोई भी युवा है या कोई लेडीज है, कोई भी जब घर से निकलता है तो आप देखो कि वो कितना तैयार होके इस तरीके से निकलता है कि अपनी सारी सच्चाइयां अंदर छुपा लेता है। लेकिन उसी चीज में ये चीज तो ठीक है, जो एक्सटर्नल तरीके से तो उसने सब कवर कर लिया, लेकिन इंटरनल कैसे चेंज करोगे। जब भी वो अपना मुंह खोलेगा, जब भी वो बात करेगा, उसका असली चेहरा सबके सामने अपने आप ही आ जाएगा। आप ये बाहरी दिखावा तो कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर की चीजें होती हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हर जगह बोला जाता है ना। जब आप बात करते हैं, पहला इंप्रेशन आपका बॉडी से हो गया, लेकिन जब आप बात करते हैं, जब आप अपना मुंह खोलते हैं, किस तरह के आपके थॉट प्रोसेस हैं, क्या आप बात करते हैं, उससे आपको रियलिटी पता लग जाती है। और आज के टाइम में आपने ये मूवी तो देखी, एक छोटी सी चीज हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम एआई बोलते हैं, ये एक टेक्निकल वर्ड है जो हमारी आईटी कंपनी आज के टाइम पे कर रहे हैं। तो ये चीज और ज्यादा बढ़ गई है, इतने गुना बढ़ गई है कि रोबोट्स आ गए हैं, वही काम करेंगे। सेल्फ ड्राइविंग कार आ गई हैं, कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं, आप बैठो, अपनी लोकेशन भर दो, अपने आप लेके जाएगी। तो ये आर्टिफिशियल चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि जो हमारा रियलिटी है उससे हम कोसों दूर चले गए हैं। लेकिन आपने जैसे बताया था कि मेन नीड तो आदमी की रोटी, कपड़ा और मकान, यही हाँ है। मैं देखो कितनी अच्छी बात बताई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की ऐसी मशीनरी इस मनुष्य की देन है, ऐसी मशीनरी की आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं है, आप अपना डेस्टिनेशन उसके अंदर फील्ड अप करें और उसके बाद आप डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचेंगे। लेकिन ह्यूमन नेचर जो बाय बर्थ है, डार्क एंड लाइट के अंदर हमने एक चीज महसूस की, जब रात्रि को हम देखते हैं तो बच्चा भी अंधेरे से डरता है, प्रकाश में वो भी चीयर अप करता है, हम भी सोचते हैं, हमारा लाइट के अंदर मॉर्निंग में हमारी बड़े पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं और एनर्जी फुल होते हैं, और हम काम भी इतना ही करते हैं। जैसे जैसे डे आफ्टर दोपहर के बाद इवनिंग तक हम टायर्ड हो जाते हैं, थकते जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से लाइफस्टाइल के अंदर इवनिंग ऑफ द लाइफ जैसे आती है। सर मैं तो आपका मैं एक पॉइंट यहाँ पे आपसे एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा, आप पूछिए। हाँ, जैसे अंधेरा एक नेचुरल प्रोसेस है, यूनिवर्स का नेचुरल, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, और फिर उसके बाद मॉर्निंग। लाइफ का भी इसी प्रकार से हम चल रहे हैं। लेकिन जैसे जो हमारी साइकोलॉजी के अनुसार है, जैसे हम देखते हैं कि मैं टीचर हूं, मैंने देखा है बच्चों को सुबह आते हैं हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, क्योंकि उस वक्त उनका वो काफी इतने चीयर अप होते हैं कि उनको जो बात कहेंगे उसी वक्त पिकअप करते हैं।
इवनिंग में हम जैसे जैसे दोपहर के नजदीक जाते हैं तो हम उनको हिंदी पढ़ाना, क्योंकि मदर टंग इज वेरी इजी टू टीच, तो हम उनको हिंदी पढ़ाते हैं। उन हिंदी का वही उनका जो प्रोसेस है, जो हमारा एक पैटर्न है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहते हैं कि उम्र बढ़ती है तो अनुभव और तजुर्बा बढ़ता है, लेकिन दिन बढ़ता है तो अंधेरा भी आता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे उम्र बढ़ती है, हमने एक अपने देहात में एक बात सुनी है कि बच्चे का बूढ़े का मन एक जैसा होता है। परफेक्टली ये बात सुनिए। और मुझे एक इफेक्ट है कि वो जो मैं दर्शकों के लिए अपील करना चाहता हूं कि जिनके घरों में वृद्ध माता पिता दादा दादी बीमार हैं, आप उनका लुक आफ्टर ऐसे करें जैसे एक बच्चे आ करते हैं। अगर आपने ये सोच लिया कि ये बीमार है तो आप उसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। आप ये मान के चलिए कि ये एक बच्चा है, और वो बच्चा है जो अभी अपने पांव पे नहीं चल पाता, जो अपनी भावना नहीं बता सकता, इसकी क्या जरूरतें हैं, इसके इशारों से हमें समझनी पड़ेंगी। तो ये मेरा एक पर्सनल व्यू है साइकोलॉजी के अनुसार, मनुष्य की साइकोलॉजी के अनुसार। और मेरे एक डॉक्टर दोस्त ने कहा था कि अगर आप बूढ़े माता पिता या परिवार में किसी दादा दादी की सेवा करना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये एक बच्चा है। तो क्या स्वरूप जी, इस प्रकार सोचने से क्या हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है? देखिए मास्टर जी, जैसे आपने बताया, आपने दो चीजें बताई हैं अभी, है ना। पहला आपने डिस्कस किया कि जैसे जैसे एक दिन स्टार्ट होता है कि ये साइकिल है ना, मॉर्निंग फिर आफ्टरनून देन इवनिंग देन नाइट, है ना। तो एक साइकिल है। आपने भी बताया कि जैसे सुबह सुबह होती है तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाते हैं, है ना। कट जाएगा, है ना। अलार्म कोई सेट थी पहले की, ठीक है, उसको कट कर लेना। जैसे देखिए मास्टर जी, जो आपने बताया है कि ये एक प्रोसेस होता है, पहले मॉर्निंग फिर आफ्टरनून फिर इवनिंग एंड देन नाइट, है ना। ये एक साइकिल है जो चलती जा रही है। और ये भी आपने बताया कि मॉर्निंग में आप इंपॉर्टेंट चीजें कराते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। जब मॉर्निंग होती है तो माइंड जो होता है बच्चे का या आदमी का बिल्कुल स्वस्थ होता है ना। उस टाइम पे उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव वाइब्स होती है। मैं अपना एग्जाम्पल भी लूं, मैं एक जॉब भी कर रहा हूं, है ना, एम्प्लॉय हूं, तो हम भी मॉर्निंग में सुबह सुबह वही काम करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, जिनके ऊपर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि एक नई एनर्जी होती है, माइंड रिलैक्स हो जाता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है जो। और जैसे जैसे शाम होती है, आफ्टरनून एंड इवनिंग, है ना, वो एनर्जी भी हमारी बॉडी की ड्रेन होने लग जाती है। जैसे हमारे फोन की बैटरी जैसे कम होती है, एग्जैक्टली वैसे ही। तो शाम को जैसे आप कहते हैं आप आसान काम करवाते हैं बच्चों को, जैसे हिंदी पढ़ाते हैं क्योंकि इजी है, मदर टंग है, समझने में आसानी होती है, वैसे ही हम भी शाम को ऐसा काम ढूंढते हैं कि जो पेपर वर्क ही हो, ऑनलाइन ही हो, क्लाइंट से इंटरेक्शन जिसमें कम हो, क्योंकि गलती होने के चांसेस उसमें कम रहते हैं। क्योंकि व्हेन क्लाइंट से हम इंटरेक्ट करते हैं तो वो एनर्जेटिक होना चाहिए, आपका फ्लो इतना अच्छा हो कि आप एक दूसरे को समझ पाए। दूसरा आपने बोला कि जैसे माता पिता हैं उनसे स्नेह करो, जब वो बुढ़ापा आता है तो बच्चों जैसे हो जाते हैं। बिल्कुल मास्टर जी, मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस उम्र में भी पता नहीं वो गॉड गिफ्ट है क्या, कैसे है, मैंने काफी महसूस किया है। मेरे जैसे भाई हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक भाई का बच्चा है जो 2.5 साल का है, एक का है जो 1.5 साल का है ना। मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ तो बहुत क्लोजली मैं ऑब्जर्व करता हूँ बच्चों को, मतलब कैसे भी। और जब मैं गांव में भी जाता हूँ, कम से कम 15-20 बच्चे होंगे जो मेरी गली में जब भी मैं जाता हूँ वो मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे साथ ही खेलते हैं। मेरी एज से वो आप ये मानो कि 20 साल छोटे हैं, लेकिन वो मेरे साथ रहते हैं और वो एक कनेक्शन रहता है ना। मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ डीपली, तो वो अपनी मनमानी करवाते हैं कि क्या कर रहा है, यही लेना है, यही चाहिए, वैसा ही। फिर मैंने जो कुछ बूढ़े लोग हैं उनको, मैं अपनी दादी को तो नहीं देख पाया, लेकिन और लोग हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उनका माइंड भी वैसा ही हो जाता है कि उनको जैसे हम देसी भाषा में लोग बोलते हैं बुढ़ापे में सठिया गया, है ना। वो एक गलत लैंग्वेज है। आप फील करो कि जब बच्चा था तो वैसा ही माइंड उनका हो जाता है। जैसे कई बार ज्यादा बुढ़ापा आ जाता है तो बच्चे भी जो मलमूत्र होता है वो अंदर ही त्याग देते हैं, है ना। एक वही सिचुएशन दोबारा से आदमी में आ जाती है, वो साइकिल जैसे वो उस रीबर्थ, मतलब उस चाइल्डहुड के नजदीक है कि वो बिल्कुल वो अगर गीता की कहें आत्मा अमर अजर है तो शायद वो शरीर ही बदलेगी। तो वो अपनी एज के इवनिंग में कहीं ऐसी स्टेज के ऊपर है कि अब वो किसी दूसरी शरीर की संरचना में जाने के लिए तैयार है। करेक्ट।
और आपने एक चीज बोली कि भाई माता पिता की सेवा करें, उनसे प्रेम करें, उनकी देखभाल करें। ये बहुत अच्छी चीज है। मैं जो मानता हूँ ये जो तीर्थ स्थान और जो भी है ना, कुछ भी नहीं है। आप अपने माता पिता की शरण में रहो, उनकी सेवा करो। भगवान आपको कभी भी नहीं बोलता कि मेरे मंदिर में, मैं आस्तिक हूं, मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं मंदिर भी जाता हूं, मैं सारे काम करता हूं, लेकिन उसका समय, अगर आपकी माताजी बीमार हैं, आप घर में उसको खाना नहीं देते, उसको लात मारते हो, गालियां देते हो, बूढ़े बाप को घर नहीं घुसने देते, बीवी परेशान करती है, और आप कहते हो मैं मथुरा वृंदावन गया हूं, मैं यहाँ पे श्याम जी के यहाँ जाके आया। कितनी पॉजिटिव बात जो हमें ये सुनने को मिली तो कि वृंदावन माता के कदमों में है, राम रहीम अगर आपके घर में है, दरगाह में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, मंदिर में आप जाइए आपकी आस्था के अनुसार। लेकिन सबसे जो बड़ा आपकी दुनिया की जो सबसे पहली दरगाह और मंदिर है वो माता पिता के चरण है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और मुझे आपकी एक बात आपकी स्पीच में मैंने एक बार सुना था, मुझे याद है, आपने कहा था कि डायमंड और ग्लासेस में डिफरेंस कैसे है। मैं आपको बताता हूं कि आपने तो बहुत सी ऐसी स्टोरियां सुनाई हैं, लेकिन आपकी स्टोरी को ही मैं एक बार पुनरावृत्ति करता हूं कि एक दफा शर्मा जी की मैंने एक स्पीच सुनी, उसमें इन्होंने कहा था कि डायमंड का फर्क जौहरी बताएगा और ग्लास का फर्क एक कारपेंटर भी बता देगा। तो किसी समय की बात है कि कोई पत्थर का एक टुकड़ा मिल गया और उसको किसी ने कहा कि हीरा है, किसी ने कहा कि ये पत्थर है। तो बात राजा तक पहुंची तो राजा ने कहा कि जो भाई ये सर्टिफाइड कर दे, जो इसको प्रमाणित कर दे कि ये पत्थर है, तो उसको इनाम दूंगा, और जो इसको प्रमाणित कर दे कि ये हीरा है तो मैं उसको इनाम दूंगा। प्राचीन समय की बात है, उस वक्त लेबोरेटरी नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि अनुभव ही दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। बिल्कुल सर। तो पूरे राज्य के अंदर मुनादी कराई कि राजा ने एक फरमान किया है कि उन्हें कोई एक टुकड़ा मिला है जिसे कुछ लोग हीरा कहते हैं और कुछ लोग पत्थर कहते हैं, जो इसका अंतर बता देगा उसको राजा इनाम देंगे। तो एक वृद्ध व्यक्ति पहुंचे तो और उन्होंने कहा कि महाराज मैं बता सकता हूं इसको, आप मेरे को दीजिए, मौका दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये लो आप, उन्होंने पत्थर दे दिया उनको और उन्होंने हीरा दे दिया। अब इन्होंने दो बना दिए राजा ने उसको, सेम ये जो परखेगा तो बताएगा कि कौन से में फर्क है। करेक्ट। तो उन्होंने क्या किया, उन दोनों को धूप में रख दिया और धूप में रखने के बाद एक को उठाया और अपनी स्किन से टच किया। जो ठंडा था वो डायमंड था और जो गर्म हो गया वो कांच था। उन्होंने कहा कि महाराज ये हीरा है, दिस इज द डायमंड। तो राजा ने कहा कि आपने कैसे बताया, कि उन्होंने कहा कि महाराज हीरा कोई नॉर्मली कंपोनेंट नहीं है, मतलब एक ऐसा, उस वक्त जो उन्होंने शब्द यूज किया कि हीरा अपने आप में, हीरा उसके अंदर एक गुण है कि वो गर्म नहीं होता। बिल्कुल। और ग्लास है कि थोड़े क्लाइमेट के अनुसार ही गर्म हो जाता है। तो आज मनुष्य प्रजाति को हीरा बनना है। इस पेंडेमिक, एमिड पेंडेमिक के अंदर हमें कूल उस डायमंड की तरह रहना है, पूरी सोसाइटी के लिए एक मैसेज करना है। एक ये डायमंड के ऊपर मेरे को एक छोटा सा श्लोक याद आ रहा है ना, एक छोटी सी पहेली है जो कि मैं बताता हूँ। मदर एंड फादर इज लाइक ए डायमंड फाउंड वेरी रेयर, नॉट लाइक स्टोन फाउंड एवरीवेयर। मदर, जो माता पिता हैं, वो डायमंड की तरह होते हैं, जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, जो भाग्यशाली होता है उसको मिलता है, ना कि पत्थर की तरह जो हर जगह मिलता है। तो अपने माता पिता का ख्याल रखें। इसीलिए कहते हैं ना, शर्मा जी के एक एक शब्द के अंदर हजारों अर्थ हैं। अगर आज किसी देश के कोई राष्ट्राध्यक्ष बोलते हैं तो उसके एक एक शब्द का जो अर्थशास्त्री हैं, जो विद्वान हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो पॉलिटिकल व्यू रखते हैं, वो एक एक अर्थ का, हर एक शब्द का अर्थ निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार से शर्मा जी के प्रत्येक शब्द के अंदर, प्रत्येक श्लोक के अंदर देखो, शर्मा है, ब्राह्मण है, मुनिवाद हैं, इन्होंने शास्त्रों से जुड़े हुए हैं, पारिवारिक परंपराओं से जुड़े हैं, हरियाणा के हैं तो कर्म भूमि से भी जुड़े हैं। तो सभी प्रकार के कर्मों के, और एनसीआर के अंदर जॉब करते हैं, सबसे अच्छी बात। और इस कम एज के अंदर लाइक ए डायमंड, हमारे मोबाइल्स के अंदर इनकी जब फेसबुक के ऊपर इनका कोई टॉपिक देखते हैं तो मन करता है कि फेस टू फेस कभी इनके साथ बैठ के इंटरेक्ट करें। सौभाग्य CNFC का, चौधरी न्यूज फिल्म सिटी का, और इन्होंने हमें मौका भी दिया। और फोन पे हमारी बात भी हुई थी कि आप कब मतलब मौका दोगे, तो आप भी नियर डिस्टेंस के ऊपर, कोई ज़्यादा नहीं, बिलो देन 100 किलोमीटर के दायरे में ही हैं आप भी हमारे यहाँ से, और बहुत बड़ा अच्छा मौका लगा और आपके यहाँ पे नज़दीक रिलेशंस में आप आए। अच्छा, अभी जिसके ऊपर एक बात थी कि मोबाइल्स का जो चलन
अभी ज्यादा हो रहा है। जी सर। क्या इसका हमारी जो करेक्टर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा कि कहीं धीरे धीरे हम इसके एडिक्टेड ना जाए? कि पहले तो हम टीचर्स खुद कहते थे बच्चों को कि बेटा कि अगर आप मोबाइल्स को यूज करते हो तो प्रॉपरली यूज करो, लेकिन आज हम उनको ये कह रहे हैं कि आपका जो हर रोज का होमवर्क है, जो आपकी स्टेशनरी मटेरियल, स्टडी मटेरियल्स जो वो सारे के सारे ऑनलाइन आएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आएंगे, फेसबुक के माध्यम से आएंगे। तो अब हमें भय लगता है कहीं लॉकडाउन हटने के बाद कहीं वो बच्चे इस चीज के एडिक्टेड ना हो जाए, कहीं उनके कैरेक्टर में ये बात शुमार ना हो जाए। और जबकि इंडिया की पॉपुलेशन और यहाँ की जो स्कूलों के जो मैनेजमेंट है उसके अंदर तो इतनी बढ़िया फैसिलिटी अभी तो नहीं है। अभी आईसीटी सेक्टर तो हमारे ऊपर इतना काम नहीं कर रहा कि हम तो आज भी ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, वही बेंचेज हैं और वही फैन रूम्स के अंदर हैं। तो आप स्टूडेंट से रह के मोटिवेशन स्पीकर तक का भी एक सफर और जॉब कर रहे हैं, वो तो आपका एक अदर पार्ट है। क्या लॉकडाउन खुलने के बाद इसका इम्पैक्ट कितना रहेगा, आपको क्या लगता है? जी सर, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पिछले 5 साल से मैं एजुकेशन सेक्टर में ही जॉब कर रहा हूँ, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम ऑनलाइन लाइव क्लास का एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके देते हैं, ठीक है, जिससे बच्चा घर बैठ के क्लासेस ले सकता है। आपने बाईजू का नाम सुना होगा, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आ रही है ना, बाईजू का नाम सुना होगा, वेदांतु है ना। लेकिन इंडियन कल्चर जैसा था, उसमें लोग इसको बहुत ज्यादा गांव में, देहात में, जो छोटा कस्बा है वहां पे इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो मुझे मोबाइल फोन मिला था कॉलेज के सेकंड ईयर में, और वो भी टच स्क्रीन नहीं था, छोटा कीपैड वाला, जब उस टाइम पे, है ना। लेकिन आज के टाइम पे जो मैंने देखा, जैसे मैं बच्चों को भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैंने बताया मैं बहुत क्लोजली उनको ऑब्जर्व करता हूँ, जो छोटे बच्चे हैं 1.5-2 साल, मतलब फोन में वीडियो के बिना वो खाना नहीं खाते हैं। पॉकेट्स आर ओपन फॉर चाइल्ड। हाँ, घर में ये स्थिति है। तो अरे खाने के लिए प्रॉपर रूप से पूरी किचन का सामान है या नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए पॉकेट खुली हुई है कि उसने फोन मांगा तो फोन मिलेगा। स्कूल के अंदर एक टीचर्स कहते हैं कि आपका ऑनलाइन हम एक लाइव प्रोग्राम देंगे, आपके पास हम कुछ मटेरियल करेंगे, बेटा आप मैथ का ये टॉपिक है ना, हमारी मैडम ने रिकॉर्ड किया उसके ऊपर देखो। और बच्चे आके फोर्सली कहते हैं कि, और हरियाणा के अंदर है। सबसे प्लस एक बात बताता हूँ कि हरियाणा का बच्चा तो इतना स्ट्रॉन्ग है, मन से इतना स्ट्रॉन्ग है। और हम तो भिवानी जिले के हैं, हम तो लोहा बनाते हैं शरीर से भी, चाहे कबड्डी कुश्ती चाहे बॉक्सिंग हो, विश्व हमारा लोहा मानता है। और हमारे पेरेंट्स हमारे बच्चों से आज भी डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि उनकी डिमांड ऐसी इतनी स्ट्रांगली होती है। वो ये कहते हैं कि मास्टर ने कह दिया तो मेरे को दिला दे फोन। और ये एक फैक्ट है। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, हमने बच्चे को कह दिया कि भाई 20 रुपए वाली कॉपी लेके आनी है तो 20 की आएगी। हमारे पड़ोस में प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, उनको कहते हैं तो स्टेशनरी वो कहते हैं कि यही बुक चाहे उसको पड़ोस में मिलती है स्टेशनरी शॉप पे, बट उसे स्कूल की कैंटीन से ही खरीदनी है। बिल्कुल, वहाँ की जो उसकी टेक शॉप उससे खरीदनी है तो वहीं से खरीदते हैं। तो बच्चे अपनी डिमांड्स को मनवा लेते हैं। कहीं ऐसा न हो कि हमें इस चीज का भय है कि गवर्नमेंट ने जिस चीज के लिए हम टीचर्स वर्ग को, आप भी इसी फैकल्टी में हो, तो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए हमें किया तो था, एक बीच का एक चेन निकाली थी ताकि हम वायरस से थोड़ा दूर रहें और फिजिकल डिस्टेंस भी रहे और पढ़ाई भी कंटिन्यू रह सके। लेकिन उसका इम्पैक्ट ये लगता है कि जिनके ऊपर ये मोबाइल कंपनियां चल रही हैं, जिन टावरों के ऊपर जो हमें 4G फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रीमिंग कम कर दी है। शर्मा जी, कमाल की बात है, उन्होंने पैसे कमाने के लिए। हमने एक चीज देखी आज, ये बिल्कुल सही है। देखिए इसमें 2 टेक्निकल चीजें हैं, है ना। मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, थोड़ा समझता हूँ। तो इसमें क्या है, एक तो जो पहले हम यूज करते थे वो यूज कम था, है ना। तो अब यूज जो है वो कम से कम सर 100 गुना बढ़ गया है उसी चीज का। तो डिमांड एंड जो सप्लाई की चेन है ना, वो कंप्लीट नहीं हो पा रही। पहले जो टावर इन लोगों ने लगाए थे वो इस अकॉर्डिंग लगाए थे कि एक नेचुरल एवरेज क्या है, और जो इस एपिडेमिक की वजह से जो ये आपदा एकदम से आई, उसका जो यूज है वो जे कर्व की तरह एकदम से बढ़ गया, मतलब एकदम बढ़ गया। हाँ, एकदम हाई हो गया। तो माउंटेनी कर्व ले लिया उन्होंने। और शर्मा जी ने बहुत ही एक तो वो मैनेज नहीं कर पाए सप्लाई और डिमांड सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, उसका इम्पैक्ट उसका ये इफेक्ट है ना। और देखिए ये कंपनियां हैं, प्राइवेट है ना, बहुत सारी चीजें हिडन भी रखते हैं। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये भी अपना पैसा बनाने के लिए। पैंडेमिक के अंदर चाइना के अंदर से WHO ने तो नहीं, लेकिन कुछ एजेंसियों ने एक रिपोर्ट निकाली थी, तो उसमें सबसे पहले जो दिया गया था
उन्होंने ब्लड ग्रुप के आधार के ऊपर कुछ ऐसे डाटा दिखाए थे कि किन ब्लड ग्रुपों को कोरोना वायरस ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, कर सकता है। और कुछ उन्होंने एज फैक्टर उन्होंने कहा 50+ और स्मॉल ए किड्स, ए पॉजिटिव और स्मॉल किड्स, ये 3 फैक्टर उन्होंने लिए जो ए पॉजिटिव ग्रुप के हैं और 50+ एज है और 1+5 तक। हाँ, और जिनको पहले कोई डिजीज है, हाँ पहले डिजीज है वो तो पहले से केयर में शुगर वगैरह है जिनको, और जिनको पर्टिकुलर ब्रीथिंग की प्रॉब्लम पहले से है, जिनको चेस्ट डिजीज कोई भी है तो उनको तो ऑटोमेटिकली उन्होंने कहा था कि तो आप तो 100% हॉटस्पॉट पे ही हो। बिल्कुल। तो अभी यही सर्कल इवनिंग ऑफ द लाइफ, आज भी उम्र का बुढ़ापा, क्या उसके लिए भी वायरस ने भी उसी को चुनाव किया? क्या सृष्टि के लिए या अनुभव नहीं था ये हमारा? आज बड़े बड़े साइंटिस्ट जो अपनी उम्र का एक पूरा पड़ाव चला जाता है, उनका बचपना, जवानी, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापे तक वो डॉक्टर और साइंटिस्ट का कोई रिटायरमेंट नहीं है, वो लगे रहते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी रिटायर कर देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक टाइम बीइंग के बाद मेमोरी, आपके ही एक प्रोग्राम में सुना था कि 21 दिन तक, और वैसे भी ह्यूमन साइकोलॉजी और आईक्यू के अनुसार, आईक्यू में जितनी भी रिसर्च हुई हैं उनके अंदर 21 दिन के बाद ऑटोमेटिकली जो मेमोरी है कम होती जाती है, और उसी के आधार पे तो 21 साल का यूथ, ठीक है, 21 दिन 21 साल का यूथ को बैचलर माना गया है। आज भी हमारे यहाँ पे मैरिज के लिए लड़के को 21 साल और लड़की को 18 साल के लिए माना गया है। आज देश के अंदर एक बढ़िया नागरिक होने के लिए जो वोट मतदान करता है वो 18 साल माना गया है। लेकिन जहां पे तजुर्बा, जो हमारी लाइब्रेरी ऑफ लाइफ है, लाइब्रेरी ऑफ लाइफ है, वो कौन है? ओल्ड एज। बिल्कुल। दादा दादी के पास बैठकर, पिता के पास बैठकर, ताया के पास बैठकर हम कहानियां सुनते थे। उस स्थिति के अंदर आ गए कि अगर हमारी लाइफ 20, 30, 50 साल और रही तो हम भी बैठ के एक स्टोरी सुनाएंगे कि एक दिन महामारी के अंदर और मई के महीने के अंदर हम भी CNFC के अंदर बैठ के, जबकि पूरा का पूरा स्टेट लॉकडाउन है, रोड खाली है और आप जा नहीं सकते, और ठंड का, गर्मी का सीजन है और आइसक्रीम खा नहीं सकते। तो बड़ा एक क्या ये प्रकृति के साथ कहीं मनुष्य की छेड़छाड़, कहीं ऐसा नतीजा तो नहीं लगता? बिल्कुल सर, आप ये कह सकते हैं कि प्रकृति, जैसे बहुत जगह वायरल भी हो रहा है कि प्रकृति अपना रिवेंज ले रही है, बदला ले रही है ना। मानव ने इतना ज्यादा छेड़छाड़ कर दिया है इसके साथ कि इंसान तो घरों के अंदर कैद हो गए हैं और जानवर खुले में घूम रहे हैं। हाँ। बहुत जगह पे देखा गया है, जो जंगलों के करीब गांव हैं, छोटे शहर है ना, वहां पे सड़क पे जानवर आ गए। हाँ, हैदराबाद में टाइगर आ गए, हैदराबाद में आ गए, है ना। तो वो मतलब तेंदुआ, अभी 2 दिन पहले हैदराबाद के अंडरपास के पास तेंदुआ हाईवे के ऊपर रोड के साथ में बैठा हुआ रेस्ट कर रहा था। करेक्ट। जबकि लोगों ने ये सोचा कि शायद हो सकता है कि ये किसी ट्रैफिक के द्वारा इसको इंजर्ड कर दिया है, लेकिन बाद में जब वो वहां से भागा और स्ट्रीट डॉग उसके पीछे लगे, और एक ऐसा विघम दृश्य जो देखा गया टीवी के ऊपर कि इंडिया जैसे कॉन्टिनेंट के अंदर एक ऐसे, मतलब जहां पे एक आबादी, हैदराबाद वो जहां डेंसिटी बहुत इतनी, यूपी के बाद काफी डेंसिटी वहीं पे है, और वहां पे एक जंगल का राजा, आप यही कहो, तेंदुआ वो भी जंगल का राजा है, जिसके जो इस पृथ्वी के ऊपर जो सबसे फास्टेस्ट रेसर है वो तेंदुआ रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर रेस्ट कर रहा है। तो प्रकृति कहीं ना कहीं ये खेल है कि, और हम घरों के अंदर बैठे हैं और CCTV कैमरा के माध्यम से वो रिकॉर्डिंग टीवी के, और आप सभी ने भी उसका अनुभव लिया होगा। शर्मा जी ने हमें एक बहुत अच्छी बात बताई कि प्रकृति हो सकता है कि रिवेंज हो नहीं सकता, अब तो लगने लग गया है कि एक मई का महीना है जहां लूहें चलती थी, अब तो 2-3 दिन के बाद बारिश छिटाकसी होती है, मौसम ठंडा है। अभी तक अभी हम जिस स्टूडियो के अंदर बैठे हैं कि एक्चुअल में रियल फैक्ट ये है कि हम, आपको थोड़ा दिख रहा होगा, हम फैन के नीचे बैठे हुए हैं। तो और जनरली हम नॉर्मल टी-शर्ट्स के अंदर हैं, और कमाल की बात है कि हमारे चेहरे से आपको भी लग रहा हो कि कोई पसीना वगैरह कुछ नहीं है, कि इसका मतलब बाहर का जो टेम्परेचर है ह्यूमन बीइंग के अनुसार, जो अकॉर्डिंग जो हमें नवंबर के आसपास जो पिछले साल था, वो टेम्परेचर आज हमें बाहर से मिल रहा है। देखिए सर, इसमें जो टेम्परेचर है उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। पिछले 60 दिन से लगभग कोई भी फैक्ट्री नहीं चल रही है, कुछ भी बाहर की जो एक्टिविटी थी जिससे हमारे
एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता था, क्लियरिटी भी है, हाँ सब क्लीन है, तो आप पॉल्यूशंस का हाँ, लेवल भी काफी बहुत कम है, जो एयर IQ होता है वो बहुत गिर गया, इतनी साफ एयर है कि आप दिल्ली से हिल स्टेशन देख सकते हो। 14 या 15 अप्रैल को correct। कहते हैं किसी फोटोग्राफर ने जालंधर से हिमालय के वो, तो उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट है कि नेचर मतलब अपना एक ये नहीं होता फोन की रीसेट कर लो यार, नेचर रीसेट हो रहा है, मतलब नेचर रीसेट रीबूट कर रहे हैं पूरे सिस्टम को। बट एक यहाँ पे मेरे को एक चीज बड़ी सरकार की एक पहल है जो कि अभी कहते हैं ना कि 3 साल के लिए आर्मी की ट्रेनिंग के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। जी सर, ये न्यूज के बारे में मैंने सुना है, हर युवा जो 19 से 21 एज का होगा, है ना, उसको बहुत अच्छी होगी। तो ये कंसेप्ट कुछ देश कर रहे थे, है ना, तो पहले क्या, से है, कुछ कंट्रीज के अंदर है। चाइना ऐसा करता था, एक देश और है मैं नाम भूल गया, वो क्या करते थे, जब भी कोई भी युवा उस देश का 19 से लेकर 21 तक का जो भी युवा है फिजिकली फिट है, तो हर किसी को ट्रेनिंग दी जाएगी, पैसा दिया जाएगा, उसके बाद वो अपनी जीवन जैसा जी रहे, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। जब भी आर्मी को जरूरत पड़ेगी इमीडिएट बेसिस पे वो बुला लेगी और उसकी एक रिफ्रेश ट्रेनिंग होगी, मतलब 0 लेवल से ट्रेनिंग नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी ही इज ट्रेन्ड। कहीं शर्मा जी ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने देखो प्रकृति हमारे से कुआरी हो, प्रकृति ने एक मीडियम मनुष्य को एडवर्टाइजमेंट का माध्यम मनुष्य लगाया कि वो क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट भी ये कहती है कि बूढ़े घर पे रहो। बिल्कुल, पहली बात। दूसरा कि बूढ़ों को तो बाहर ही मत आने दो भाई, एज्ड है, 50+ वाले बाहर न आए, जबकि कुछ प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में भी इस प्रकार का टाइम टेबल सेट किया गया कि 50+ वाले घर पे बैठ के अपना जो वर्क है जॉब वर्क करें और 50 से कम वाले हैं वो ऑफिस में आ सकते हैं, OD1 की तहत आ सकते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर बोथ के अंदर स्टेट वाइज कुछ इस प्रकार के इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और वो भी DM के हाथ में है, डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट के हाथ में है कि किस प्रकार से वो कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बूढ़ों को बचाने के लिए प्रकृति ने ये सारी एडवर्टाइजमेंट करा। देखिए सर, वही जो मैंने पहले भी, मैं तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता हूँ, है ना, बी पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव, है ना, तो ये एक पॉजिटिव सोच भी है ना, ऐसा हम सोच सकते हैं कि प्रकृति बचा रही है, करेक्ट, कि भाई आप घर के अंदर रहो, बच्चे जवान है, उनका टाइम है, आपके पास एक्सपीरियंस है, जिंदगी का अनुभव है, आपके पास हजारों संपदा आपके अंदर है और उनको संग्रहित करने के लिए हो सकता है कि प्रकृति मनुष्य के मुख के माध्यम से ये कहलाना चाहती हो कि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो घर पे रहें, ताकि बड़े बुजुर्ग हीरे की तरह ठंडे होते हैं, वो विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपने परिवार को संभाल सकते हैं और इसीलिए युवा फौज में भर्ती होते हैं कि उनके खून के अंदर थोड़ा उफान ज्यादा होता है, तो वो देश हित के लिए कर सकते हैं। तो देश हित के लिए करने वाले और जो लाइब्रेरी ऑफ लाइफ हैं, जो हमारे ओल्ड एज, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो अड़ोस पड़ोस में बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो मेरे को तो मैं तो पॉजिटिव सोचता हूँ कि प्रकृति हमारे माध्यम से कहना चाहती है कि इस लाइब्रेरी को आप है ना प्रोटेक्टिव रखो और आप इस महामारी के बीच से निकलो वॉरियर्स की तरह। हाँ, जैसे देखिए सर, मोदी जी ने उस दिन कितना अच्छा पॉजिटिव बोला 4th लॉकडाउन से पहले, है ना, कि भाई ये आपदा बड़ा टाइम है, आपदा में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढो, है ना, घर पे क्या कर सकते हो, आप घर पे रह के क्या कर सकते हो, अपने माता पिता का ख्याल रखो, कम मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके क्या कर सकते हो, है ना। और मेरी लाइफ का एक मेरा पर्सनल थॉट है, बी पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव, है ना, और एनीथिंग इज हैपन फॉर द बेस्ट, जो कुछ भी घटित होता है वो अच्छे के लिए होता है। आप ये सोचो, क्या पता क्या अच्छाई छुपी हो इसमें, देखिए जब तक फाइनल रिजल्ट आपको नहीं मिलता है तब तक भी कुछ ना कुछ अच्छा ही। बचपन में एक बात टीचर बार बार कहते थे कि बेटा तेरे को जो बताया गया है उसमें से अच्छी बातें चूज कर लेना, सारी बातें मत। करेक्ट। और हम एक बार एक आचार्य के पास थे, वो हमारे विद्यालय के अंदर आए थे, बतौर गेस्ट आए थे, तो उन्होंने एक ये कही थी, माता पिता गुरु और गंगा, इनकी गहराई में कभी नहीं जाना चाहिए, अगर जाओगे तो आस्थाएं आपकी कम हो सकती हैं। तो वो गहराई से मतलब एक काफ़ी डीप सोशल मैसेज था। वो गहराई का मतलब ये था कि इनका लाइफ का क्या तजुर्बा है, इनके अंदर कौन कौन सी नेगेटिविटी कब आई, इनके द्वारा कहीं जिंदगी के अंदर कहीं पे कुछ गलतियां हुई, उनके ऊपर आप फोकस्ड न हों। हम स्टूडेंट्स को भी ये बताते हैं, जब भी कभी कहते हैं कि टीचर्स होते हुए हम कहते हैं कि बेटे आपको हमारे अंदर से वही चीज लेनी है जो आपके लिए अच्छी है और जो समाज के लिए अच्छी है। अगर हमारे अंदर कोई आपको कमी लगती है, आप उसको डोंट पिक अप, क्योंकि आपको हम एक अच्छा नागरिक बनाने की चेष्टा में 100% तो सर
कोई भी सही नहीं है ना, 100% भगवान भी सही नहीं सही नहीं है, है। पुराणों में भी लिखा हुआ कुछ चीजें उनसे भी गलतियां हुई, वो सुधारने के लिए नए जन्म होते हैं, है ना। और 100% खुश हम किसी को नहीं कर किसी को सकते। नहीं कर आप अपना एग्जाम्पल ले लो, मैं अपना बता दूं, मेरे परिवार में, मेरे आस पड़ोस में या मेरे जीवन में जितने भी लोग हैं, आई कैन नॉट मेक 100% पीपल हैप्पी इन माई लाइफ। वो ताई, फूआ, फूफा, मामा, चाची, मासी, कोई ना कोई तो जरूर होगा कि सौरभ ऐसा है ना, उसने ये नहीं किया। तो 100% हैप्पी हम किसी को नहीं कर सकते, तो 100% लोगों को यहाँ खुश पे करने का यही कोई- थ्योरी आती है कि देखो शर्मा जी ने कहा था, इन्हीं की एक बात मेरे को याद आई कि डोंट गो बियॉन्ड द लाइट स्पीड्स, हाँ, कि आप अपनी क्षमताओं से आगे जाके अत्यधिक दूर मत जाओ। क्षमताओं एडिक्शन सर किसी भी कुछ चीज लेवल का जो- तक जाइए, हाँ, उससे एडिक्शन अधिक सर नहीं। कोई भी कुछ भी एडिक्शन लगा लो, अगर आपको पढ़ने का भी एडिक्शन है ना तो आप पागल हो जाओ। एडिक्शन किसी भी चीज का हो वो पागल कर देता है। देखिए, मैं एडिक्शन से ही चीजें मिलती हैं, आप ये बहुत ही डीप है ना। आप लोग कहते हैं जो पागल होता है वही इतिहास रचता है, मानते हैं, लेकिन वो एडिक्शन भी एक लेवल तक होता है ना। वो बियॉन्ड लेवल चला जाता है, तो बियॉन्ड लेवल तो हर तो चीज शर्मा ही जी गलत है। अपने समाज में एक बात होती है कि यार ये वो कहते हैं ना, देहात में कहते हैं यार तू बड़ा ब्रह्मज्ञानी लग गया। हाँ। वो एक मतलब कह देते हैं कि तो ये क्या होता है ब्रह्मज्ञानी, मतलब अगर हम इसको सोचे कि ब्रह्मज्ञानी क्या होता है। अभी ये शब्द जैसे हमने अपने पूरे परिवार समाज को सभी को देखे, तो आपने बताया कि संपूर्ण कोई नहीं है, परमात्मा भी कोई कमी नहीं काटेगा, ठीक है। और एक देखिए सर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में बैठे हैं। ज्ञानी की बात जैसे एक छोटा सा चीज है, मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं शेयर करना चाहूंगा, मेरे दिल में है ना वो चीज काफी बार वो होती है। मैं उस भाई का नाम नहीं लूंगा। मैं एक बार तिरुपति बालाजी गया हुआ था, तो मैंने अपनी सोशल मीडिया पे अपनी फोटोज और दर्शन करने के बाद वहाँ का वो व्यू और दृश्य शेयर किया। तो वहाँ पे एक भाई ने कमेंट किया कि कहाँ घूम रहे हो तुम, स्वर्ग तो माता पिता के चरणों में है। और उस बंदे ने वो किया कि वो अपने माँ बाप को रोज तो गाली देता है और रोज शराब पी के मतलब उनकी दुर्गति कर रखी है उसने, उसको रोज गांव से उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो इससे क्या है कि देखिए, ज्ञान सबके अंदर है, मतलब उसको इतना पता है कि माता पिता के अंदर, चरणों के अंदर स्वर्ग है। वो लिमिट से, वो लाइट की लिमिट से आगे फास्ट चले गए। हाँ, उन्हें अपना दायरा नहीं पता था भाई उसको और वो पता है, comment तुम करते क्यों हैं। नहीं कर रहे? हाँ। अगर तुम्हें ये चीज पता है तो इम्प्लीमेंट भी तो करना सीखो ना, कि भाई उस चीज को इम्प्लीमेंट करो। जिसका काम उसको साजे और करे तो मूर्ख बाजे। पुत्र को पता है कि पिता की सेवा करनी है, अगर उसको पड़ोसी कहे कि आप अपने माता पिता की सेवा करो, तो शायद ऐसे कहने से कोई सेवा नहीं करेगा। नहीं करता। पुत्र धन है और हर पिता कभी पुत्र था और हर पुत्र कभी पिता होगा। इन्हीं में एक चीज ये यहाँ पे एक बात वहीं आ जाती है, घूम फिर के बात वहीं पे है कि शर्मा जी एक पॉइंट ये क्लियर कीजिए कि आपकी मोटिवेशन क्लासेस के अंदर, आप सेमिनारों में रहते हैं, कि उम्र के पड़ाव के अंदर हमने ये देखा है कि बहुत से ब्यूरोक्रेट्स ऑफ इंडिया हो, चाहे बिजनेस पर्सनैलिटी हो, जब वो 58-60 के बाद रिटायर हो जाते हैं, या गवर्नमेंट के उच्चासीन पदों पर जो कर्मचारी थे आफ्टर रिटायरमेंट, वो जब किसी सभागार में किसी संत का प्रवचन, किसी आइकन की तजुर्बा सुन रहे होते हैं, क्या वो लाइफ की रियल इवनिंग है? जब उन्हें कुछ समय के बाद पता चलता है कि क्योंकि इस देश के अंदर संतों ने जिस प्रकार के स्कैम किए, अब तो लोगों की भी आस्था कम हो गया आश्रमों के प्रति, लेकिन वो चंद थे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ये महापुरुषों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, और उन ऋषियों के दिव्य वचन आज भी पूरे ब्रह्मांड के अंदर हर जुबान पर, हर कानों तक कभी न कभी पहुंचे हैं। हम वहां नकारात्मक, हम उस डार्क साइड पे न जाकर हम लाइट साइड के ऊपर ही बात करेंगे। क्या उम्र के अंदर कोई ऐसा पड़ाव भी है कि आफ्टर रिटायरमेंट कि आपका एक ऐसा रूटीन जो आप फॉलो करते रहे, उसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया कि आपको उस बुढ़ापे में किसी संत के आश्रम में जाकर, आपको जमीन में बैठकर उसके मुख की तरफ न देखते रहना पड़े कि वो आपको अब जीने की कला बताएगा? क्या आपके मोटिवेशनल क्लासेस के अंदर इस प्रकार के कभी टॉपिक या इस प्रकार के कोई गेस्ट बुलाए गए हैं जो आम समाज को ये दिखा सकें कि जरूरत नहीं है कि तू दर छोड़ के जा? मेरे एक टीचर
RS गोलन जी जब हम कॉलेज के स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा था कि हमने कहा कि सर कि आप बीइंग ए प्रोफेसर, जब आप पढ़ाते हो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपको क्या अच्छा लगता है? तो उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगता है घर में जाकर अपने बच्चों के साथ बात करना। तो मैंने कहा सर हम बच्चे नहीं हैं। बोले आप हो जिम्मेवारी वाले बच्चे हो, कि समाज का दायित्व मैंने ले लिया और गवर्नमेंट की इस जॉब में कॉलेज में आ गया और आपको पढ़ाने के लिए। लेकिन मुझे जो दिल से सुकून मिलता है जब सायंकालीन मैं घर में पहुंचता हूं, और सायंकालीन जब मुझे चाय मिलती है, संध्याकालीन चाय मिलती है, और मैं बच्चों से ये पूछता हूं कि तुम स्कूल जाए, अपना काम कर लिया, या जो बिजनेस में हैं उनके 3 या 4 बच्चे थे तो बताते थे कि मैं सभी से पूछता था, तो वो दिन का एक अपना अनुभव शेयर करते थे मेरे से। और तब मैं उनको एक बात कहता था कि बेटा मुझे रियल में यही दवाई चाहिए बुढ़ापे के अंदर, न कि कोई आश्रम और न कोई औषधालय। तो क्या ये एक फैक्ट है कि बिल्कुल सर ये एक सच्चाई है। आप देख सकते हैं, समाज के एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपके आस पड़ोस में या दाएं बाएं या सुनने से, जो अपने माता पिता का ख्याल रखता है, जो उनको पूजता है या उनकी सेवा करता है जब उनको चाहिए, वो कोई माता पिता किसी आश्रम में नहीं जाता है। जो आश्रम में जाते हैं उनको ये लगता है क्या पता यार मेरे से कोई कमी रह गई हो मेरे बच्चों में। इस बात पे मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँ। मैंने कहीं देखा था, अगर लोग कहते हैं मेरे माता पिता बुरे थे, उन्होंने मुझे मारा, या फिर वो अच्छे से नहीं रहते, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, तो भाई जब तुम 18 साल तक के हो गए, चलो तुम बचपन में तो नहीं जा सकते थे, लेकिन जिस दिन तुम जानकार हुए 16 के, 15 के या 18 के, उसी दिन क्यों नहीं छोड़ा तुमने? जब क्यों छोड़ा? जब तुम 35 या 40 साल के हो गए, तुम्हारे माता पिता 60 साल के हो गए, तब तुम्हें पता लगा क्या कि ये डिमांडिंग है, ये ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। 18 साल की उम्र में पता समझदार हो जाता है बच्चा कि भाई ये मेरे लिए खतरा है, तो आप उसी दिन घर छोड़ के चले जाते। तो मतलब शर्मा जी कहने का मतलब है, ना तो आश्रम चाहिए, ना औषधालय चाहिए, चाहिए अपनापन। हाँ, और वो भी अपनों का चाहिए। और इस लॉकडाउन के अंदर तो सबसे जो नजदीक की बात है कि इस लॉकडाउन के अंदर घरों में तो बिल्कुल ही अपने हैं। सिर्फ अब तो कोई रिलेटिव भी नहीं आता है, रिश्तेदार भी नहीं है, और रिश्तेदार भी आता है तो उसको भी शक की दृष्टि से देखते हैं पहले, क्योंकि हमारे देश के प्रधान, हमारे देश के जो मुखिया हैं, वो हमारे लिए कह रहे हैं, पूरी मानव जाति के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए कहते हैं कि आप घर पर रहो, सुरक्षित रहोगे, जान है जहान है। उनकी हर एक बात है। जैसे जो बुढ़ापा भी क्या कहें, जो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया है आज मोदी जी हैं, आप ये मान के चलो पूरी कंप्लीट एक थ्योरी है इंडिया की उनके पास, कंप्लीट नेशन। और नॉट ओनली फॉर इंडिया, अगर हम ये कहें कि वो एशिया नहीं पूरे विश्व को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। वो विश्व के अंदर शांति के लिए, विश्व की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और विश्व को अपनत्व बनाने के लिए वो इस प्रकार की एनर्जी आज भी रखते हैं, इस एज के अंदर रखते हैं। तो ये कोई अधिक अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हजारों साल के बाद कहते हैं कि कोहिनूर भी जमीन से बाहर आ गया था, तो ठीक उसी प्रकार से तो मोदी जी तो एक विश्व के कोहिनूर हैं। और जिन्होंने जब वो बोलते हैं तो विश्व सुनता है, और ऐसा सुनता है कि शायद इतिहास के अंदर हम ये बात कहते कहते रह जाएंगे कि मोदी जी हैं। और हर बात एक देखो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। आप तो टीचर हैं। अब से पहले जब मोदी नहीं था तब भी आपने बच्चों को पढ़ाया है ना, आप बचपन से भी। मैं अपनी लाइफ में 28 साल की उम्र में ये कह रहा हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है, गली के बच्चे से पूछ लो कि अपना प्राइम मिनिस्टर कौन है, बूढ़ी औरत से पूछ लो, 85 साल की से पूछ लो कि पीएम कौन है, मोदी। उससे अलावा आप इतिहास में बता दो किसी को तो प्राइम मिनिस्टर का नाम याद। शर्मा जी बात ये है कि अब तो वो कहते हैं ना कि जमीन में आसमान के पशु पक्षी, जमीन के पशु पक्षी, आसमान के पक्षी, परिंदे, इंसान, पूरी मानव सभ्यता। और हम तो अभी विकासशील ही देश हैं, विकसित भी नहीं है। पूरी दुनिया ये कहती है कि जो लीडरशिप मोदी के पास है, जितनी बड़ी एम्पावरमेंट, जो स्टेमिना डिसीजन की मोदी के पास है, जो स्टेमिना इंडिया के पास है, अब विश्व ये कहता है कि इंडिया का जो जिन्स है, जो इंडियन लोग हैं, जो उनकी शारीरिक क्षमता है, दक्षता है, और आज जो इस पेंडेमिक स्थिति के अंदर लड़ने की उनकी जो एकजुटता है,
उससे पूरा विश्व कायल है। और ये सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है कि हमारे मोदी हैं। तो मोदी है तो मुमकिन है। बड़ा अच्छा लगता है। शर्मा जी के साथ आज इस CNFC के स्टूडियो के अंदर हमने वार्तांत किया, काफी अच्छा लगा। हमने इनको फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब पे इनके सौरभ जी का, शर्मा जी का हमने काफी मोटिवेशनल स्पीचेज सुनी। और ये भी एक बहुत ही अच्छा है कि ये भी एजुकेशन सेक्टर के अंदर ही अपनी जॉब दे रहे हैं। और इस पेंडेमिक के अंदर हम ये कहेंगे कि हम उस देश के नागरिक हैं जिस देश का प्रधान विश्व के अंदर सबसे मजबूत पर्सनालिटी है। तो इसलिए पूरे दर्शकों से और पूरे भारतवासियों से मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप घबराइए मत, सचेत रहिए, सावधान रहिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद शर्मा जी आपका। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।